जैव पराक्रम के प्रकार। आधारभूत जैव पराक्रम निम्न प्रकार के होते हैं: गति, श्वसन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण और परिवहन। गति के दौरान जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अथवा एक ही जगह स्थिर रहते हुए अपने अंगों को गति प्रदान करते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। संवेदनशीलता अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन को महसूस कर सकने की क्षमता है। बच्चे से वयस्क होने को हम वृद्धि द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। जीव प्रजनन द्वारा अपने ही जैसे और जीव उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में बचे मल को बाहर निकाला जाता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण करने के बाद में उसे छोटे कणों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उसे अवशोषित कर सके। परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के एक भाग में बना पदार्थ शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचता है। पोषण, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को यह ऊर्जा शरीर के बाहर से भोजन के रूप में मिलती है। भोजन ग्रहण करने और उसको प्रयोग में लाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। ग्लूकोज सबसे सरल और स्टार्च सबसे जटिल भोजन है। स्टार्च और ग्लूकोज को सम्मिलित रूप में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जब हमें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता हो तो हमें भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भोजन में वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन तथा जल भी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जीवों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। पोषण के साधन। किसी जीव द्वारा भोजन को प्राप्त करना उस जीव के पोषण का साधन होता है। तत्वों और ऊर्जा की सामान्य आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन सभी में इसकी पूर्ति अलग अलग तरह से होती है। इसीलिए हर जीव के पोषण का ढंग अलग होता है। भोजन प्राप्त करने के ढंग के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो समूहों में विभाजित किया गया है: स्वपोषी एवं विषमपोषी। पौधों में पोषण। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पोषण की विधि। प्रिय मित्रों, आइए अब हम पोषण की विधि के बारे में जानें। पोषण विधि के दो प्रकार होते हैं: स्वपोषण और विषम पोषण। लेकिन ये हैं क्या? आइए जानें। पोषण की वह विधि जिसमें जीव साधारण तत्वों से स्वयं भोजन बनाते हैं स्वपोषण कहलाती है, और इस प्रकार के जीव स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधे स्वपोषी का उदाहरण हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जंतु और अन्य अनेक जीव पादपों द्वारा तैयार किया गया भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषण कहलाता है, और ऐसे जीव विषमपोषी कहलाते हैं। मनुष्य, शेर, बाघ इत्यादि विषमपोषियों के उदाहरण हैं। स्वपोषी पोषण। स्व का अर्थ स्वयं और पोषी का अर्थ पोषण है, अर्थात स्वपोषी का अर्थ है अपना पोषण स्वयं करना। स्वपोषी पोषण पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी साइनोबैक्टीरिया भी इसी प्रकार अपना पोषण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड
और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जीवों में हरे रंग का रंजक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। स्वपोषी जीव अवशोषित सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाने में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण ये है। प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरे पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अपना भोजन कैसे संश्लेषित करते हैं? वास्तव में हरे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल यानी पर्णहरित व सौर ऊर्जा यानी धूप की उपस्थिति में कार्बन व जल के द्वारा तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। जैसे मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह पादपों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिससे पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण शब्द दो शब्दों प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश और संश्लेषण यानी तैयार करना से बना है। अतः प्रकाश संश्लेषण का अर्थ हुआ प्रकाश की सहायता से तैयार करना। इस प्रक्रम में पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन संश्लेषित करने के लिए करती हैं। प्रकाश संश्लेषण से शर्करा और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब तक हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जाना है, लेकिन अब प्रश्न है कि इसका महत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण इस ग्रह पर जीवन के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सौर ऊर्जा को जैव पदार्थों में बदलने में सहायक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भौतिक और जैविक विश्व को जोड़ती है। यह सभी सजीवों के लिए जैविक भोजन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक स्रोत है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में वायु को शुद्ध करने और ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। कार्बन डाइऑक्साइड और जल पत्तियों में पहुंचकर धूप की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अंततः कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में बदलकर पादपों के विभिन्न भागों में एकत्र हो जाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में निर्मित होने वाला पहला भोजन उत्पाद स्टार्च है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी अवमुक्त होता है। अतः इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और जल धूप की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन अवमुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल। अब आप जानते हैं कि पादपों में जल, खनिज व कार्बन डाइऑक्साइड भोजन के संश्लेषण के लिए कच्चा माल हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि पादप ये कच्चा माल अपने आसपास से कैसे प्राप्त करते हैं और पादप उन्हें अपने भोजन के कारखाने तक कैसे ले जाते हैं? जल और उसमें घुले हुए खनिज जड़ों द्वारा सीधे मिट्टी से अवशोषित किए जाते हैं और उन्हें तने में उपस्थित अनेक छोटी छोटी वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक ले जाया जाता है। ये वाहिकाएं जड़ से तने, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। वे जल व खनिजों को निरंतर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसी तरह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की दोनों सतहों पर उपस्थित छिद्रों द्वारा प्राप्त की जाती है। ये छिद्र रंध्र कहलाते हैं। इन रंध्रों के चारों ओर द्वार कोशिकाएं होती हैं। जल का अंतर्ग्रहण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ें परासरण द्वारा मिट्टी से अवशोषित करती हैं। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल जाइलम नलिकाओं द्वारा पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषीय कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां उसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण। कार्बन डाइऑक्साइड वायु स्टार्चन में ही उपस्थित है।
हरे पौधे पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। प्रत्येक रंध्रीय छिद्र एक जोड़ी द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। ये द्वार कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो वो फूलकर वक्र हो जाती हैं, जिस कारण रंध्र खुल जाते हैं। दूसरी ओर जल जब द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है तो वो सिकुड़कर सीधी हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। जैसे ही रंध्र खुलते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड उनमें प्रवेश करने लगती है। विषमपोषी पोषण। विषम का अर्थ अन्य और पोषी का अर्थ पोषण है, अतः इसका अर्थ है अन्य स्रोतों से अपना पोषण करना। विषमपोषी पोषण पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकता और अपने अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अधिकतर जीवाणुओं, कवक और पशुओं में इसी प्रकार का पोषण होता है। वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी वह उपभोक्ता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। विषमपोषी अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों और दूसरे विषमपोषी जीवों पर निर्भर रहता है। पोषण का विषमपोषी प्रकार। मित्रों, आइए अब हम उन पौधों के बारे में जानें जिनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है और वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। जरा सोचिए कि वे कैसे जीवित रहते हैं और कहां से पोषण प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम इस अध्याय में पहले ही सीख चुके हैं कि ये पौधे अपना पोषण अन्य पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण का यह प्रकार पोषण का विषमपोषी प्रकार कहलाता है। इस प्रकार से पोषण प्राप्त करने वाले पौधे विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी पौधे 4 प्रकार के होते हैं: परजीवी पादप, मृतजीवी पादप, सहजीवी पादप, कीटभक्षी पादप। आइए अब हम प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानें। विषमपोषी पोषण के प्रकार। विषमपोषी निम्न 3 प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं: मृतजीवी, परजीव, होलोजोइक। मृत का अर्थ नष्ट हो चुका और जीवी का अर्थ आश्रित है, अर्थात ये वो पोषण है जिसमें जीव पोषण के लिए नष्ट हो चुके कार्बनिक पदार्थों जैसे सड़ा हुआ पौधा अथवा मृत पशु पर आश्रित रहता है। जैसे कवक तथा बहुत से जीवाणु मृतजीवी होते हैं। पर का अर्थ दूसरों पर और जीवी का अर्थ आश्रित है। परजीवी वह जीव होता है जो वृद्धि, भोजन और आश्रय के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, लेकिन अपने पोषक की उत्तरजीविता में कोई सहायता नहीं करता, जैसे प्लाज्मोडियम, कुस्कुटा, फीता कृमि इत्यादि। होलों का अर्थ ठोस पदार्थ और जोइक का अर्थ पशु है, अर्थात ये वो पोषण है जिसमें भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है, जैसा कि सभी पशु करते हैं, जैसे मनुष्य, श्वान, मवेशी, अमीबा। मृतजीवी पादप। जब आप सब्जियों की दुकान पर जाते हैं, आपने पैकेट में रखे हुए मशरूम अवश्य देखे होंगे। इसके अतिरिक्त कभी कभी बरसात के मौसम में सड़ी गली लकड़ी पर उगी हुई मुलायम छाते जैसी आकृतियों को भी देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जीव क्या हैं और अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? मित्रों, ये जीव सामान्य रूप से कवक कहलाते हैं और वे अपना पोषण मृत
और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने के लिए वे पाचक रस स्रावित करते हैं और इसे विलयन में बदल देते हैं। पोषण की यह विधि, जिसमें जीव अपने पोषक पदार्थ मृत और सड़े गले पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। और वे जीव जो इस प्रकार की पोषण विधि का इस्तेमाल करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कवक मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी पादप। आइए परजीवी पादपों से शुरुआत करें। वे पादप जो अपना भोजन सीधे अन्य पादपों से प्राप्त करते हैं, परजीवी पादपों के रूप में जाने जाते हैं। और वे पादप जिनसे परजीवी पादप भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। आपने अपने आसपास अमरबेल यानी कसकुटा अवश्य देखी होगी, जो कि एक परजीवी पादप का उदाहरण है। यह पीली नालिकाकार संरचना के रूप में तनों एवं शाखाओं के चारों ओर लिपटी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह जिस पादप पर लिपटी होती है उसी से तैयार भोजन प्राप्त करती है। यह जिस पादप पर आरोहित होती है उसे परपोषी कहा जाता है। अमरबेल परजीवी पादप का एक उदाहरण है। कीटभक्षी पादप। अगला वर्ग कीटभक्षी पादपों का है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कीटों को पकड़ सकते हैं और उन्हें पचाकर पोषण प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण घटपर्णी यानी पिचर प्लांट है। वास्तव में ये पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगने के कारण इन छोटे कीटों को खाकर अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करते हैं और इसलिए ये कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। होलोजाइक पोषण। होलोजाइक पोषण होलो संपूर्ण जोइक और पशु वो पोषण जिसमें ठोस या द्रव कार्बनिक पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है। होलोजोइक पोषण में 5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, समत्व, मलत्याग। अंतर्ग्रहण में भोजन को खाया जाता है। यह भोजन के आकार और अंतर्ग्रहण के लिए अंगीकृत संरचना पर निर्भर करता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण कूटपादों की सहायता से, पैरामीशियम में सीलिया की सहायता से, हाइड्रा में तंतुओं की सहायता से, कीड़ों में मुख भागों की सहायता से, मेढकों और छिपकलियों में उत्क्षेपणीय जिह्वा की सहायता से तथा मनुष्य में हाथों की सहायता से होता है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल, बड़ी आकृति वाले तथा अघुलनशील कार्बनिक बहुलक, जिनका विसरण नहीं हो सकता है, सरल, छोटे तथा घुलनशील कार्बनिक एकलकों, जिनका विसरण हो सकता है, उसमें टूट जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, मोनोशुगर, फैटी एसिड इत्यादि। यह प्रक्रिया पाचक रस में उपस्थित पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में होती है, जो पाचक ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें विसरित हो सकने वाले पोषक पदार्थ आहार नली की भित्ति को पार करके लसिका में प्रवेश कर जाते हैं। अवशोषण में भौतिक प्रक्रियाएं जैसे विसरण और परासरण तथा सक्रिय प्रक्रियाएं जैसे ग्लूकोज और अमीनो अम्लों का सक्रिय परिवहन दोनों होती हैं। समत्व एक उपचयी प्रक्रिया है जिसमें साधारण पोषक पदार्थ उपापचयी प्रक्रिया से गुजरकर पुनः प्रोटीन, पॉलीसैकराइड और वसा जैसे जटिल और बड़े जैव अणुओं का निर्माण करते हैं। यह नए बने हुए बड़े जैव अणु वृद्धि और शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं। मल त्याग वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का वह भाग शरीर से निकल जाता है जो पचता नहीं है। वह सारा भोजन जो हम खाते हैं हमारे शरीर में नहीं पचता है। भोजन का एक भाग शरीर में ही बचा रह जाता है जिसका उपयोग शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भाग शरीर के मल के रूप में अलग हो जाता है।
मनुष्य में पोषण। मनुष्यों में पोषण उसके पाचक तंत्र द्वारा होता है। मनुष्य के पाचक तंत्र के विभिन्न अंग निम्न हैं: मुख द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय, गुदा। मुख द्वार। मुख द्वार एक अनुप्रस्थ छिद्र होता है जो चलनशील ओष्ठों से घिरा होता है। इसका मुख्य कार्य अंतर्ग्रहण है। मुख गुहा। मुख गुहा में दो मुख्य संरचनाएं होती हैं: जिह्वा और दांत। जिह्वा एक मोटी, पेशीय और उत्क्षेपणीय संरचना है जो मुख गुहा के तल पर स्थित होती है। जिह्वा पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन का स्वाद लेने में, भोजन और लाला रस को मिलाने में तथा भोजन को निगलने में सहायता करती हैं। दांत मनुष्य के दोनों जबड़ों में होते हैं। दांत जबड़े की हड्डियों में बने कोटरों में धसे होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत यानी प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक दांत, श्वदंत, अग्रज वर्णक और चरवर्णक। प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक दांत होते हैं। ये तेज धार, छेनी की आकृति के और शाकाहारी भोजन को काटने तथा टुकड़े टुकड़े करने के लिए होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 श्वदंत होते हैं। ये तेज धार, कृपाण की आकृति के और मांसाहारी भोजन को चीरने के लिए होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 अग्र चर्मवर्णक दांत होते हैं। ये बड़े और कस्प आकृति के तथा चबाने और पीसने के लिए होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 चर्मवर्णक दांत होते हैं। ये बड़े और कस्प आकृति के तथा चबाने और पीसने के लिए होते हैं। ग्रसनी। ग्रसनी एक कीप जैसी आकृति होती है जहां भोजन और वायु एक दूसरे को पार करते हैं। इसमें 2 छिद्र होते हैं। कंठ द्वार कंठ और श्वास नली में खुलता है। गलेट ग्रास नली में होती है और भोजन निकलने के दौरान खुलती है। ग्रास नली। ग्रास नली पाचन तंत्र का एक लंबी, संकरी और नलीदार भाग है। यह गर्दन और ग्रसनी से आमाशय में खुलती हैं। यह क्रमाकुंचन द्वारा भोजन का परिवहन करती है। आमाशय। आमाशय एक मोटा, पेशीय और जे की आकृति का थैला होता है जो ऊपरी उदर के बाएं भाग में स्थित होता है। आमाशय भोजन के मंथन और पाचन में सहायता करता है। आमाशय में भोजन का 3 घंटे तक मंथन होता रहता है, जिसके कारण भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और एक अर्धठोस पेस्ट बनता है। आमाशय की भित्ति में 3 नलीदार ग्रंथियां होती हैं जिनसे जठर रस स्रावित होते हैं। जठर रसों में मुख्यतः 3 पदार्थ होते हैं: HCl यानी पेप्सिन, एंजाइम और श्लेम। HCl की उपस्थिति के कारण पेप्सिन एंजाइम अम्लीय होता है और प्रोटीनों का पाचन शुरू कर देता है। श्लेम आमाशय की भित्ति को उसी के द्वारा स्रावित HCl अम्ल से बचाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन और जठर रसों को एक दूसरे में मिश्रित करने में सहायता करती है। क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र आहार नली का सबसे बड़ा भाग होती है। एक वयस्क मनुष्य में यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। यह बहुत संकरी होने के कारण क्षुद्रांत्र कहलाती है। क्षुद्रांत्र 3 भागों में विभाजित होती है: गृहिणी, जेजुनम और इलियम। क्षुद्रांत्र वह स्थान है जहां भोजन पूरी तरह से पच जाता है और उसका अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। इसमें 2 ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रस आते हैं: यकृत और अग्नाशय। यकृत से पित्त स्रावित होता है जो एक हरा, पीला, लवण युक्त क्षारीय द्रव होता है।
जो वसा का पायसीकरण अथवा उन्हें तोड़ने में सहायता करता है। इसलिए अमाशय से आया हुआ अम्लीय भोजन यहाँ पित्त द्वारा क्षारीय हो जाता है और वसा भी छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है, जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। एमाइलेज मंड को तोड़ता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज पायसीकृत वसा को तोड़ता है। बृहदांत्र। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की तुलना में छोटी और चौड़ी होती है। यह कोलन में जाने वाले भाग और मलाशय में विभाजित होती है। यह मल के निर्माण और उसके अस्थायी भंडारण में सहायता करती है। अधिकतम कशेरुकियों में कोलन पाचन तंत्र का आखिरी भाग होती है। शरीर से बाहर निकलने से पहले यह ठोस पदार्थों में से जल तथा लवण अवशोषित कर लेती है। मलाशय बृहदांत्र का 6 से 8 इंच लंबा भाग होता है। यह ठोस अपशिष्टों का तब तक भंडारण किए रहता है जब तक वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकल जाते हैं। गुदा। गुदा धड़ के आधार पर स्थित होती है और पाचन तंत्र के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। लाला रस यानी लार ग्रंथियां। मनुष्य में लाला रस ग्रंथियों के 3 युग्म होते हैं। इनसे लाला रस या लार स्रावित होती है, जिसमें पाचक एंजाइम टाइलिन अथवा लारिये एमाइलेज होता है। लाला रस नलिकाएं मुख गुहा में खुलती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में कार्य करने वाले एंजाइम। लाला रस में लारिये एमाइलेज होता है, जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। HCl की उपस्थिति में पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय हो पाता है। यकृत यानी पित्ताशय का पित्त वसा का पाचन करके उसे फैटी एसिड में तोड़ देता है। यह भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज मंड को पचाता है अग्नाशय से। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है अग्नाशय से। लाइपेज पायसीकृत वसा को तोड़ता है अग्नाशय से। पाचन ग्रंथियां। इन अंगों के अतिरिक्त कुछ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं जो पाचक एंजाइमों को स्रावित करती हैं। ये पाचक ग्रंथियां हैं लाला रस ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, आंत्रीय ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां अमाशय की भित्ति में होती हैं और जठर रस स्रावित करती हैं। यकृत। यकृत उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित लाल भूरी लोब्यूलेटेड ग्रंथि है, जिससे पित्त रस स्रावित होता है। अग्नाशय। अग्नाशय अमाशय के ठीक पीछे स्थित पीले रंग की ग्रंथि है, जिससे अग्नाशयी रस स्रावित होता है। अग्नाशयी नलिका के द्वारा अग्नाशयी रस क्षुद्रांत्र तक पहुंचता है। आंत्रीय ग्रंथियां। आंत्रीय ग्रंथियां क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित होती हैं और इनसे आंत्रीय रस स्रावित होता है, जिसे सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। पशुओं के प्रकार। भोजन के आधार पर सभी पशुओं को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वो पशु जो सिर्फ पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। वे घास, पत्तियां, अनाज, फल या वृक्ष की छाल खा सकते हैं। उदाहरण बकरी, गाय, भैंस, भेड़, हिरन, ऊंट, गधा, बैल, हाथी, बंदर, गिलहरी, खरगोश, टिड्ढा और दरियाई घोड़ा। ठीक उसी तरह वो पशु जो सिर्फ दूसरे जीवों को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे
शेर, चीता, मेढक, गिद्ध, किंगफिशर, छिपकली, भेड़िया, सर्प और बाज। इनके अलावा वो पशु जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण: मनुष्य, कुत्ता, कौवा, गौरैया, भालू, मैना और चींटी। दांतों का क्षय। दांतों के क्षय के कारण दंतवल्क और दंत धातु धीरे धीरे मुलायम हो जाते हैं। जब जीवाणु शर्करा को पचाकर अम्ल का उत्पादन करते हैं तो वो अम्ल दंतवल्क के लवण को नष्ट कर देता है और दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। भोजन कणों के साथ साथ बहुत से जीवाणु भी दांतों की सतह पर चिपक जाते हैं और दांतों पर मैल के रूप में जम जाते हैं, जिसे प्लाक कहते हैं। लार अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए दांतों की सतह तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दांत प्लाक से घिरा होता है। भोजन के बाद ठीक से दांत साफ करने से जीवाणुओं द्वारा अम्ल का उत्पादन शुरू करने से पहले ही प्लाक हट जाता है। यदि उपचार नहीं किया जाता है तो ये अति सूक्ष्म जीवाणु मसूड़ों को संक्रमित कर सकते हैं तथा सूजन पैदा कर सकते हैं। श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार के होते हैं: अवायु श्वसन एवं वायु श्वसन। अवायु श्वसन वह श्वसन है जिसमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वायु श्वसन में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि उच्च जीवों में श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन एवं कोशिकीय श्वसन क्षमता होती है? अवायु श्वसन। जब ऐसी श्वसन प्रक्रिया जिसमें बिना आणविक ऑक्सीजन के उपयोग के ही भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है तो ऐसे श्वसन को अवायु श्वसन कहा जाता है। अवायु श्वसन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं: जीवाणु, खमीर, परजीवी कृमि जैसे त्रिमुख गोल कृमि, फीता कृमि, फैसियोला आदि। सूक्ष्म जीवों में अवायु श्वसन के स्थान पर सामान्यतः किण्वन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों अथवा उनके एंजाइमों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स एवं अन्य कार्बनिक यौगिकों का अवायवीय टूटन द्वारा अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, गैस आदि में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को किण्वन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एवं वायु के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें केवल ऑक्सीजन ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है: उत्प्रेरण यानी सांस लेना एवं उच्छ्वासन। उत्प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वच्छ वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया में झिल्ली यानी डायाफ्राम सपाट हो जाती है और स्नायु तंतुओं में संकुचन द्वारा नीचे की दिशा में दबती है एवं इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। बाह्य पसलियों के बीच की मांसपेशियां पसलियों एवं उरोस्थि में ऊपर एवं बाहर की दिशा में संकुचन एवं खिंचाव उत्पन्न करती हैं और इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। उच्छ्वासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 को बाहर निकाला जाता है। डायाफ्राम यानी झिल्ली के स्नायु तंतु जब शिथिल पड़ते हैं तो यह उत्तल आकार ग्रहण कर लेते हैं और तब वक्ष गुहा के आयतन में भी कमी आ जाती है। बाह्य पसलियों के बीच की मांसपेशियां जब शिथिल हों और पसलियों में भीतर की तरफ एवं नीचे की दिशा में खिंचाव उत्पन्न करें तो इस प्रकार वक्ष गुहा के आयतन में कमी आती है। आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एवं ऊतक द्रव और ऊतक द्रव एवं कोशिकाओं के बीच
गैसों का आदान प्रदान होता है। कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं चयापचय के लिए ऑक्सीजन यानी O2 का उपयोग करती हैं एवं अवशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित करती हैं। मानव श्वसन प्रणाली। मानव श्वसन प्रणाली का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संवहन वाला भाग अत्यधिक जटिल है। मम्मेलियन श्वसन प्रणाली अर्थात स्तन ग्रंथि से जुड़ी श्वसन प्रणाली में नथुने, नासापट के प्रत्येक ओर एक गुहा, कंठ नली, श्वास नली, श्वसनी, श्वासोपनलिका, वायु कोष्ठिका, फेफड़े, डायाफ्राम, मध्यपट अथवा झिल्ली सम्मिलित हैं। नथुने नाक के दोनों छिद्रों को नथुना कहते हैं। यह संयुक्त रूप से नासिका कक्षों में जाकर खुलती हैं। नासिका रंध्र। यह नासिका पट द्वारा 2 नासिका कक्षों में विभक्त हैं। प्रत्येक नासिका कक्ष में 3 क्षेत्र होते हैं अर्थात कर्णकोटर, श्वसन एवं घ्राण क्षेत्र। कंठ नली। कंठ नली में ध्वनि उत्पन्न करने वाला लचीला तंतु अर्थात स्वर रज्जु होता है जिसे कंठ कहते हैं। स्त्री और पुरुष की कंठ नली के आकार में थोड़ा अंतर रहता है। पुरुषों में यह बड़ा एवं प्रभावी होता है और इसीलिए पुरुषों की कंठनली को टेंटुआ कहा जाता है। मनुष्य की कंठनली में कंठद्वार, उपास्थि, कष्ठिका अस्थि, थायराइड झिल्ली, स्वररज्जु, स्वरयंत्र स्नायुबंध और मांसपेशियां होती हैं। कंठद्वार ग्रसनी में जाकर खुलता है जो कंठनली से जाकर मिलती है। उपास्थि के 9 टुकड़े होते हैं, 3 एकल एवं 3 युगल। उपकंठ एक पत्ती जैसी संरचना है जो निगलते वक्त भोजन को श्वसन तंत्र में प्रवेश से रोकता है। श्वास नली। श्वास नली अथवा श्वासनाल कंठ नली के साथ श्रेणीबद्ध होती है। श्वास नली एक अर्धचंद्राकार पारदर्शी वलय से जुड़ी रहती है। श्वास नली की श्लेष्मल झिल्ली के साथ एक क्रमबद्ध छदम स्त्रीकृत रोमक उपकला रहती है जिसमें बलगम युक्त स्रावित चषक कोशिकाएं होती हैं और यह श्लेष्मय झिल्ली को बाहर धकेलने में मदद करती है। श्वसन नलियां। श्वसनी बहुवचन श्वसनिया, विशेषण श्वसनी संबंधी। श्वसन प्रणाली का वह वायु मार्ग है जो वायु के फेफड़ों तक खींचता है। श्वासोपनलिका। श्वसनी गुच्छ में छोटी नलिकाएं होती हैं जिन्हें श्वासोपनालिका कहते हैं। फेफड़े के इस भाग में गैसों का विनिमय नहीं होता है। वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिकाएं फेफड़ों की परम संरचनात्मक एवं शारीरिक इकाइयां हैं। वायु कोष्ठिका गैसों के विनिमय के लिए विसरण द्वारा बहुत बड़ी सतह जैसे स्तनधारियों की आंत में विली उपलब्ध कराती हैं। गैसों का विनिमय वायु कोष्ठिकाओं की श्वसन झिल्ली में सर्वत्र होता है। फेफड़े। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से ढका होता है जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े को ढकने वाली बाहरी झिल्ली को पार्श्व फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े को ढकने वाली भीतरी झिल्ली को आंत्र फुस्फुस आवरण कहते हैं। मनुष्य के दाहिने फेफड़े में 3 परलिकाएं होती हैं एवं बाएं फेफड़े में 2। डायाफ्राम अर्थात मध्यपट। डायाफ्राम अर्थात मध्यपट गुंबदाकार मांसपेशीय संरचना है जो वक्ष एवं उदर गुहाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। डायाफ्राम स्तनधारियों की विशेषता है। डायाफ्राम की आपूर्ति मध्यच्छद नसों द्वारा की जाती है। डायाफ्राम में छेद होने की स्थिति में सांस रुक सकती है और यह प्राणघातक हो सकता है। उन्नत जीवों में गैसों का विनिमय। उन्नत जीवों के शरीर की भित्ति मोटी होती है, परिणाम स्वरूप विसरण संभव नहीं होता एवं इनमें चयापचय की दर भी उच्च होती है, अतः इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उन्नत जीवों में गैसों के विनिमय अर्थात
आदान प्रदान के लिए विशेष श्वसन अंग होते हैं। शरीर की कोशिकाओं एवं श्वसन अंग के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए इनमें रक्त नाड़ी तंत्र भी होता है। उन्नत जीवों में गैसों का संवहन त्वचा, गलफड़ा, श्वास नली अथवा फेफड़ों से हो सकता है। उभयचर एवं एनेलिड त्वचा श्वसन करते हैं। वैसी त्वचा से गैसों का संवहन हो सकता है जो पतली, नमीयुक्त, संवहनी एवं पारगम्य होती हैं। इसे त्वचीय श्वसन भी कहा जाता है। कड़ी खाल वाले जानवर, उपास्थि वाली मछलियां, बौनी मछलियां एवं मेढकों जैसे उभयचर गलफड़ा श्वसन करते हैं। इस प्रकार के श्वसन को क्लोम श्वसन भी कहा जाता है। ऑक्सीजन जल से ग्रहण किया जाता है। जल में घुले ऑक्सीजन एवं गिल लामेल्ले की रक्त कोशिका में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय तब होता है जब जल गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है। कीड़ों मकोड़ों में श्वास नली द्वारा श्वसन क्रिया होती है। श्वसन अंग वस्तुतः उच्च स्तरीय वायु नलिकाओं का गुच्छ होता है, जिसे श्वसनी के नाम से जाना जाता है। यह श्वसनियां छोटी छोटी नली छिद्रों द्वारा वायु से जुड़ी रहती हैं, जिन्हें विवर कहा जाता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन भूमि पर रहने वाले जानवरों एवं मनुष्यों में होता है। फेफड़े श्वसन अंग हैं। इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है। यह श्वसन प्रणाली के सहयोग से होता है। न्यून जीवों में गैसों का विनिमय। न्यून जीवों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, अतः एक कोशिकीय जीवों में, कोशिका एवं बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की सभी कोशिकाएं श्वसन में भाग लेती हैं। सभी कोशिकाएं सीधे तौर पर जल से संपर्कित रहती हैं, इसलिए आसपास के जल में घुले ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं के कार्बन डाइऑक्साइड से सीधा विनिमय होता है। इसे त्वचा श्वसन के नाम से जाना जाता है। कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन रहती हैं, उसका उपयोग शर्करा के ऑक्सीकरण में होता है और इससे CO2, जल एवं ऊर्जा समृद्ध अणुओं का निर्माण होता है। कुछ सामान्य उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज एवं कोलेंटेरेट। रक्त में गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन रक्ताणु में उपस्थित श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन RBCs की सहायता से रक्त द्वारा 98.5% ऑक्सीजन O2 का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के अधिकतम 4 अणु होते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन यानी O2 होता है। इस प्रकार 100 ml शुद्ध रक्त में 20 ml ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। रक्त द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की तुलना में बहुत आसान होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जल में घुलनशीलता का स्तर उच्च है। परिवहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का 7% प्लाज्मा में विघटित हो जाता है, जबकि 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में एवं 70% बाइकार्बोनेट के रूप में। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा में परिवहन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रक्त द्वारा होता है। श्वसन अनुपात RQ। निर्मुक्त किए गए CO2 के आयतन एवं अवशोषित O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन अनुपात कहा जाता है। श्वसन अनुपात अर्थात RQ का अधः स्तर अर्थात सबस्ट्रेट के परिमाण पर निर्भर करता है। यद्यपि RQ के निर्धारण से हमें श्वसन में उपयोग किए जा रहे सबस्ट्रेट की प्रकृति और चयापचय के प्रकार का पता चलता है। श्वसन एवं फेफड़े का आयतन एवं क्षमताएं। 4 प्रकार के श्वसन आयतन होते हैं। ज्वारीय आयतन अर्थात टाइटल वॉल्यूम यानी टीवी,
श्वास ग्रहणात्मक निग्रह आयतन अर्थात इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV, श्वास निस्सरण निग्रह आयतन अर्थात एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV एवं अवशिष्ट आयतन अर्थात रेसिड्यूल वॉल्यूम यानी RV। इसी प्रकार 4 श्वसन क्षमताएं भी होती हैं। श्वास ग्रहणात्मक क्षमता अर्थात इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता अर्थात फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी FRC, महत्वपूर्ण क्षमता अर्थात वाइटल कैपेसिटी यानी VC एवं फेफड़ों की क्षमता अर्थात टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC। श्वास गति को अंकित करने वाले यंत्र को स्पाइरोग्राम कहा जाता है। हवा की वह मात्रा जिसे फेफड़े वहन कर सकते हैं, संग्रहित रख सकते हैं अथवा विभिन्न परिस्थितियों में छोड़ सकते हैं, इसको फुफ्फुसीय आयतन कहते हैं एवं 2 अथवा 2 से अधिक फुफ्फुसीय परिमाणों के योग को फुफ्फुसीय क्षमता कहते हैं। फुफ्फुसीय आयतन को मापने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसे सामान्यतः स्पाइरोमीटर अथवा रेस्पाइरोमीटर कहा जाता है। धूम्रपान के बुरे प्रभाव। तंबाकू के धुएं में भारी मात्रा में जहरीले रसायन होते हैं जो मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर, खांसी, ब्रोंकाइटिस अर्थात फेफड़े में सूजन, वात स्फीति एवं कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता हो सकती है। मानव में वहन। अधिकतर पशुओं के शरीर में पदार्थ को रक्त के जरिए एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जाता है। इस प्रकार रक्त परिवहन के लिए ऊतक है और पूरे शरीर में पहुंचता है। रक्त पोषक तत्वों, श्वसन गैसों, हार्मोन्स और बेकार सामग्री को शरीर के एक अंग से दूसरे में पहुंचाता है। संचार प्रणाली में अंग जो रक्त बनाकर पूरे शरीर में प्रसारित होते हैं, मानव संचार प्रणाली में शामिल होते हैं। केंद्र में स्थित मस्कुलर पंप जिसे हृदय कहा जाता है और रक्त वाहिकाएं जो ट्यूब संरचनाओं की तरह हृदय से जोड़ती हैं। रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। धमनियां, ये रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। नसें, ये रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक पहुंचाती हैं। केशिका, ये धमनी और नस के बीच शिरा होती है। केशिकाएं रक्त और ऊतकों के बीच सामग्री को आदान प्रदान करने की अनुमति देती हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में संचालित होता है। यह एक द्रव सा होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा से निर्मित होती हैं। रक्त के कार्य। रक्त पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और बेकार सामग्री शरीर की जरूरत के हिसाब से वहन करता है। कुछ दवाएं भी शरीर में रक्त के माध्यम से दी जाती हैं। रक्तदाब। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय संकुचन के दौरान प्रकुंचन यानी संकुचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg यानी पारा तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mmHg यानी पारा होता है। रक्तदाब को जिस उपकरण से मापते हैं उसे रक्तदाब मापी यानी स्फाइगोमोमैनोमीटर कहते हैं। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन भी कहते हैं
और इसकी वजह से रक्त के प्रवाह में बड़ा अवरोध हो जाता है और रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता। इससे एक धमनी और आंतरिक रक्तस्राव का खतरा हो सकता है। ब्लड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइटस, ये कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं। इनमें कोई नाभिक नहीं होता। ये रक्त के थक्का बनने में भाग लेते हैं। लसिका, लसिका भी एक संचार तरल पदार्थ है और लसिका वाहिकाओं में बहती हैं। ये हल्के पीले रंग की होती हैं। ये हमेशा ऊतकों में एक ही दिशा से हृदय तक पहुंचती हैं। कोशिकाओं को लिम्फोसाइट कहते हैं, जिनमें लसिका होती है और शरीर को संक्रमित होने से बचाती है। लसिका आंत से शरीर के अन्य भागों में पचा वसा वहन करती है। यह प्रोटीन और तरल पदार्थ को ऊतकों से वापस कर देती हैं। बोमन संपुट, बोमन संपुट दो भित्ति वाला एक कप होता है जो वृक्कीय छाल में उपस्थित होता है। यह समतल कोशिकाओं से बनी पतली और अर्धपारदर्शी उपकला का बना होता है। बोमन संपुट के विवर में रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह अभिवाही धमनी के विभाजित होने के फलस्वरूप बनता है। बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मैलपीघी का अथवा वृक्कीय संपुट कहते हैं। ग्लोमेरुलस वह जगह है जहां दाब के अंतर्गत छनन होता है, जिसे अति सूक्ष्म छनन कहते हैं। इस प्रकार बना हुआ निस्यंद ग्लोमेरुलर अथवा वृक्कीय निस्यंद कहलाता है। अणुओं की गतियों के लिए तंत्र, अणुओं की गति कोशिका के अंदर या बाहर उसे संक्रमित करती है। कोशिका झिल्ली चुने हुए पदार्थों का पारगम्य है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ अणुओं के प्रवेश और निकास की ही अनुमति देता है। अणुओं की गति जगह लेता है प्रसार, आसमस और सक्रिय परिवहन। प्रसार कणों या अणुओं की गति है जो एक क्षेत्र से अपनी उच्च एकाग्रता के एक क्षेत्र के लिए कम एकाग्रता को पहुंचाती है। उदाहरणार्थ, श्वसन के दौरान फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी हवा उच्च रक्त नलिकाओं में एकाग्रता से चलती हैं, जो उनमें ऑक्सीजन की कम एकाग्रता के होने पर गतिशील होती हैं। असमस एक गति होती है जिसमें पानी के अणु एक क्षेत्र से ज्यादा पानी के अणुओं के क्षेत्र में कम पानी के अणु वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जब उनको सेमी परमिबिल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है। सेमी परमिबिल मेम्ब्रेन का अर्थ एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से है जो कुछ अणुओं जैसे पानी के अणु के माध्यम से गुजारते हैं, लेकिन कुछ अन्य बड़े अणुओं के लिए नहीं। प्रसार या असमस के दौरान कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। सक्रिय परिवहन अणुओं की गति होती है जो एकाग्रता ढाल के खिलाफ होते हैं, जो ऐसे क्षेत्र से जहां पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उच्च एकाग्रता वाली जगह पर पहुंचाता है। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संचार प्रणाली से संबंधित विकार, हृदयाघात जैसे अन्य अंगों, हृदय को भी भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हृदय को आपूर्ति करने वाली धमनियां मोटी हो जाती हैं या ज्यादा वसायुक्त भोजन की वजह से हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं पर्याप्त धड़कन को हासिल नहीं कर पाती, हृदयाघात तब होता है जब ईसीजी असामान्य हो। और इसके उपचार के तरीके हैं। रक्ताल्पता, जब हीमोग्लोबिन स्तर एक दिए गए बिंदु से कम पर आ जाता है तो उस स्थिति को रक्ताल्पता यानी एनीमिया कहते हैं। इससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है और पीला दिखता है, साथ ही सुस्त हो जाता है। आयरन की खुराक लेने से रक्ताल्पता को दूर करने में मदद मिलती है। अधिश्वेत रक्तता, यह एक ब्लड कैंसर है
संकीर्ण हड्डी लाल रक्त कोशिकाओं की कीमत पर अत्यधिक श्वेत रक्त कोशिकाएं बनाती है। उच्च रक्तदाब, इसमें उच्च रक्तदाब की स्थिति होती है जिससे सिर दर्द, चक्कर आना और थकावट का एहसास होता है। सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। उच्च रक्तदाब चिंता करने से भी होता है। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी या एरिथ्रोसाइटस, ये आकार में गोल और एक लाल रंग की हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में कोई नाभिक नहीं होते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाते हैं और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से लेते हैं। करीब 5 मिलियन mm³ एरिथ्रोसाइटस रक्त परिसंचारी में होते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC या ल्यूकोसाइटस, चूंकि ये कोई रंग द्रव नहीं ले जाते, इसलिए इन्हें रंगहीन WBC कहते हैं, जो अनियमित आकार के होते हैं। परिसंचारी खून में 5000 से 7000 mm³ WBC उपलब्ध होते हैं। ये शरीर को संक्रमण से बचाती हैं, जो रोगाणु या एंटीबॉडी बनाने वालों को खा जाती हैं। जल का परिवहन, पानी और खनिजों को जब ऊंचाई की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ाना होता है तो ऐसा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पानी वाष्प के रूप में पत्ती की सतह से जाता है, जिसे रंध्र कहते हैं। इससे जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है। खाद्य और अन्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य सामग्री, शुगर्स और पत्तियों में संश्लेषित अन्य खाद्य अणु परिवहन फ्लोएम के माध्यम से पादप के अन्य भागों में पहुंचते हैं। चलनी ट्यूब फ्लोएम की जीवित कोशिकाएं होती हैं जो भोजन का परिवहन करती हैं। मानव में उत्सर्जन, मानव में प्राथमिक उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है, जबकि मनुष्य के माध्यमिक उत्सर्जन तंत्र में फेफड़े, त्वचा, बड़ी आंत और यकृत शामिल हैं। मूत्र का निर्माण, रुधिर से वर्ज्य पदार्थों का छनन करना ही मूत्र निर्माण का उद्देश्य है। ठीक वैसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से फेफड़ों में अलग हो जाती है, नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल रुधिर से वृक्क में अलग होते हैं। इसीलिए इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि वृक्क का आधारभूत छनन तंत्र फेफड़ों जैसे ही पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा हो। वृक्क में प्रत्येक रुधिर कोशिका गुच्छ नली के कप की आकृति वाले छोर से संबद्ध होता है, जिसमें मूत्र निस्यंद एकत्रित होता है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल की बड़ी मात्रा उपस्थित होती है, जो नलिका में मूत्र के आगे बढ़ने पर चयन द्वारा पुनर्वशोषित हो जाती है। जल का पुनर्वशोषण इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में जल की कितनी अतिरिक्त मात्रा उपस्थित है और उसमें घुले अपशिष्ट पदार्थों की कितनी मात्रा है जिनका उत्सर्जन होना है। मूत्र का भंडारण मूत्राशय में तब तक होता है जब तक उसमें दबाव इतना बढ़ जाए कि मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र त्याग करने की इच्छा होने लगे। मूत्र उत्सर्जन तंत्र, वे अंग जो मूत्र को बनाते हैं उनका भंडारण करते हैं और उत्सर्जित करते हैं, सम्मिलित रूप से मूत्र उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। इसमें एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क में उत्पन्न मूत्र मूत्रवाहिनियों से गुजरकर मूत्राशय में पहुंचता है। यहां यह तब तक एकत्र होता है
जब तक कि यह मूत्र मार्ग के जरिए बाहर ना निकल जाए। मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग एक मांसपेशीय और नलीदार संरचना है जो मूत्राशय से शरीर के बाहर तक होता है। मूत्र मार्ग ही मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। मूत्र वाहिनियां। ये लंबी, संकरी, पतली भित्ति वाली नली जैसी संरचनाएं होती हैं जो वृक्क की नाभिका से प्रारंभ होकर नीचे की तरफ जाती हुई मूत्राशय से मिलती हैं। मूत्र वाहिनियां मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक क्रमाकुंचन द्वारा ले जाती हैं। मूत्राशय। मूत्राशय एक पतली भित्ति वाली, लचीली, नाशपाती के आकार की और प्रासार्य थैली होती है जो उदर के निचले भाग में स्थित होती है। मूत्राशय मूत्र की अस्थायी भंडारण करने की थैली होती है। मूत्राशय कोमल मांसपेशियों से बना होता है, इसलिए यह तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है। यही वजह है कि हम मूत्र त्याग करने की इच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं। वृक्क। उदर में मेरुदंड के दोनों ओर एक एक वृक्क होता है। वे बड़े, लाल, भूरे और सेम की आकृति के होते हैं। दाईं ओर के वृक्क की स्थिति थोड़ी सी नीचे की ओर होती है। वृक्क की अवतलता को नाभिका कहते हैं, जो हमेशा भीतर की ओर होती है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख निस्यंदन एकक या वृक्काणुओं से बना होता है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने में वृक्क का ठीक ढंग से काम करना बेहद आवश्यक होता है। वृक्काणु। वृक्क के बाहरी भाग में वृक्काणु संवलित होकर वृक्कीय छाल बनाते हैं और मध्य भाग में सीधा जाते हुए वृक्कीय मज्जा का निर्माण करते हैं। वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई होते हैं। प्रत्येक वृक्काणु एक लंबी कुंडलित नली जैसी संरचना होता है जो रुधिर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। यूरिया मूत्र में उपस्थित मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है, इसलिए मनुष्य एक उत्सर्जक के रूप में यूरियोटेलिक है। वृक्कीय नलिकाएं। वृक्कीय नलिका लंबी और कुंडलित होती है तथा 3 भागों में बटी होती है। निकटस्थ संवलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ संवलित नलिका। निकटस्थ संवलित नलिका वृक्क का संवलित भाग होती है तथा वृक्कीय छाल में स्थित होती है। यहाँ वृक्कीय निस्यंद से सोडियम, कैल्शियम, अमीनो अम्ल इत्यादि का चयनित पुनरावशोषण होता है। हेनले का लूप नलिका का यू आकृति का भाग होता है तथा वृक्कीय मज्जा में उपस्थित होता है। यह 2 शाखाओं का बना होता है। अवरोही शाखा यह पतली भित्ति की होती है तथा आरोही शाखा यह मोटी भित्ति की बनी होती है। अवरोही शाखा जल के लिए पारदर्शी होती है, किंतु खनिजों जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए अपारदर्शी होती है। आरोही शाखा खनिजों जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए तो पारदर्शी होती है, किंतु जल के लिए अपारदर्शी होती है। यहाँ मूत्र की सांद्रता बढ़ती है। दूरस्थ संवलित नलिका वह संवलित भाग है जो वृक्कीय मज्जा में स्थित होता है। यह संग्राही नलिका में खुलता है। वृक्कीय निस्यंद में उपस्थित अधिकतम जल की मात्रा दूरस्थ संवलित नलिका तथा संग्राही नलिका की भित्ति द्वारा पुनरवशोषित हो जाती है। कृत्रिम वृक्क, रुधिर अपोहन। वृक्क जीवित रहने के लिए अनिवार्य अंग है। बहुत से कारक जैसे संक्रमण, चोट अथवा वृक्क में बाधित रुधिर संचार वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। इसके कारण शरीर में
विषैले वर्ज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के कार्य बंद कर देने की स्थिति में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है, जो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा हटाने का उपकरण है। कृत्रिम वृक्कों में बहुत सी नलिकाएं, जिनमें एक अर्ध पारदर्शी रेखा होती है, अपोहन विलयन से भरी टंकी में डूबी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर के परासरण दाब के बराबर होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ नहीं होते हैं। रोगी का रुधिर इन्हीं नलिकाओं से होकर गुजरता है। यहां से गुजरते समय रुधिर में उपस्थित वर्ज्य पदार्थ विसरण द्वारा अपोहन विलयन में चले जाते हैं। शुद्ध रुधिर को पुनः रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। यह वृक्क की कार्यप्रणाली के ही समान है, लेकिन यह अलग है क्योंकि इसमें पुनर्वशोषण नहीं होता है। साधारणतया एक स्वस्थ वयस्क के वृक्क में प्रतिदिन 180 लीटर प्रारंभिक निस्यंद बनता है। हालांकि प्रतिदिन उत्सर्जित मात्रा 1 या 2 लीटर ही होती है, क्योंकि बाकी बचा निस्यंद वृक्क नलिकाओं में पुनर्वशोषित हो जाता है। फेफड़ों द्वारा उत्सर्जन। फेफड़े श्वसन के समय उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। त्वचा द्वारा उत्सर्जन। त्वचा में स्थित स्वेद ग्रंथि की सहायता से त्वचा यूरिया, लवण तथा जल को उत्सर्जित करती है। स्वेद यानी पसीना त्वचा में छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है। बृहदांत्र द्वारा उत्सर्जन। बृहदांत्र गुदा की सहायता से ना पचने योग्य भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल देती है। यह अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण क्षेत्र है, जहां ये बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा करते हैं। पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन पशुओं से अलग दूसरे ही तरह से होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन ही इनमें वर्ज्य पदार्थ होती है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का किस प्रकार नियमन करते हैं। वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की अतिरिक्त मात्रा को उत्सर्जित कर देते हैं। दूसरे अपशिष्ट पदार्थ उनके उत्तकों में उपस्थित मृत कोशिकाओं में रहते हैं। पौधों को अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों को खोकर ही वर्ज्य पदार्थों से छुटकारा मिलता है। बहुत से अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण कोशिकीय रिक्तिकाओं में होता है। वर्ज्य पदार्थ पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं, जो बाद में टूट जाती हैं। दूसरे वर्ज्य पदार्थ जैसे रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में एकत्रित होते हैं। पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं,